हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और बार बार जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ये लेसन कौन सा चल रहा है। वैसे तो थंबनेल में ऊपर लिखा आता है कि ये लेसन नंबर 3 है, तीसरा लेसन है ये, जिसका नाम है मानव में जनन। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वापस बता देती हूँ आपको कि ये लेसन नंबर अपना तीसरा चल रहा है और नाम क्या है, मानव में जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि क्लास कितनी बजे स्टार्ट होती है आपकी। तो क्लास अपनी 6:30 बजे जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, टाइमिंग क्या है, हमेशा का टाइमिंग फिक्स है, 6:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब तीसरी कमेंट की बारी आती है तो बच्चे कहते हैं कि आप 4th लेसन कब स्टार्ट करेंगे, 5th कब स्टार्ट करेंगे, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई, आप आगे से आगे इतना क्यों जल्दी बढ़ रहे हो? अभी आपके एग्जाम कोई यूँ तो नहीं है कि 2-4 दिन बाद में ये कि सारा का सारा एक साथ पढ़ लोगे आप। अभी तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं हम, तीसरा लेसन अपना चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, फिर 4th कर लेंगे, फिर इसके बाद में 5th लेसन, आगे से आगे से बढ़ते चलेंगे। अभी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, तो अभी जो चल रहा है उसे आराम से पढ़ो, फिर उसके बाद में हम आगे के लेसन पढ़ेंगे। बार बार ये कमेंट आते हैं, 4था लेसन कब स्टार्ट होगा, 5वां कब होगा, 6ठा कब होगा, 7वां कब होगा। आगे मत बढ़िए, अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। ठीक है, कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास के अंदर भी जो साथ के साथ में पढ़ा रही थी और जो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी उसके आंसर जो है बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए, सही आंसर दिए। इसका मतलब है कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों को समस्या आती है, जैसे कि मान लो कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उनमें समस्या आती है कि एक बार वापस पढ़ाओ। तो आप क्या करो, उसको वापस थोड़ा रिवर्स में ले लो ना, पीछे ले जाओ उसको, वीडियो को वापस समझ लो। मैं दोबारा पढ़ाऊंगी, उससे तो अच्छा है कि आप एक बार पीछे ले जाओ वीडियो को और आप समझ लोगे। ऐसे बार बार कितनी बार मैं समझाऊंगी? वैसे तो मैं 2-3 बार समझाती ही हूँ, कोई भी टॉपिक है उसको एक बार समझा के मैंने कभी छोड़ा नहीं है। 2 से 3 बार हम वापस उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आए तो मैंने पिछली क्लास में भी यही कहा था कि आप पीछे ले जाइए वीडियो को और फिर आप पढ़िए। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है कि आप जो है, बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ इधर उधर के कमेंट भी करने लग जाते हैं, कैसे हो, ये हो, वो हो। तो ऐसी फालतू की चीज़ें मत कीजिए। आप पढ़ने आए हैं यहाँ पर, पढ़िए, क्योंकि आपकी वजह से फिर दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है ना। हाँ, बाकी आप जो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, आंसर है, ठीक है ना, तो वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और मैं तो ये कहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो रियल में पढ़ना चाहता है तो वो एक काम करो, कमेंट बॉक्स को ही हटा दो, बंद कर दो उसको। बंद करने का मतलब आप उसे चेक ही मत कीजिए, ओपन ही मत कीजिए। लाइव जो कमेंट चलते हैं ना उसको ओपन ही मत कीजिए। जब आपको कुछ आंसर करना हो या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप उस टाइम कमेंट कीजिए। ठीक है, अब लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, आज अब वापस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, बातें बहुत हो गई। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने स्टार्ट किया था युग्मक जनन। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हमने स्टार्ट किया था और मैंने बताया था आपको कि गैमेटोजेनेसिस या जो युग्मक जनन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार का होता है? एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया और oogenesis यानी कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। अब शुक्राणु निर्माण किस में होगा? मेल के अंदर होगा। तो मेल वाला जो सिस्टम था हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा oogenesis। ठीक है, बट आप सोच रहे होंगे कि भाई oogenesis से पहले जो हमारी स्पर्म की जो स्ट्रक्चर बाकी है वो तो अपन ने की नहीं है, तो वो भी तो करनी है पहले अपने को। तो पहले हम पढ़ेंगे आज स्पर्म की स्ट्रक्चर, यानी कि एक शुक्राणु की संरचना। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि जैसे ये स्क्रोटम सेक है, ये स्क्रोटम सेक है। ठीक है, और इसके अंदर पढ़े हैं टेस्टिस यानी कि वृषण, वृषण पढ़े हैं। वृषण के अंदर पालियां पड़ी होती है, ऐसे पालियां पड़ी होती है, ऐसे यूं पालियां पड़ी होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती हैं, कुछ नलिकाएं होती हैं जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, शुक्राणु जनन कोशिकाएं करती हैं।
ये पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया है। अगर किसी बच्चे ने लास्ट क्लासें नहीं देखी है, पहले वाली क्लासें नहीं देखी है और अभी वो ये वाली क्लासें देख रहा है, तो इससे पहले का मतलब कि अभी तो वैसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक है वो उनसे ज़्यादा कोई मैच खाता नहीं है, बट फिर भी आप पहले वाली क्लासें ज़रूर देखें ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले अपन ने क्लासें लगा रखी है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी कमेंट आते हैं, पहले वीडियो पे अभी तक जो हमारा जो लेसन नंबर 1 था उसका पहला वीडियो चल रहा है अभी, तो उसके ऊपर ही बच्चे कमेंट करें कि आगे वाली क्लासें आई नहीं है, आगे क्लास से आप डालो, 3rd चैप्टर की क्लासें डालो। अरे भैया, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जब आप चेक करोगे तो आपको नंबर वाइज सारी क्लासें मिल जाएगी, केमिस्ट्री की मिल जाएगी, बायो की मिल जाएगी, और भी जो मैथ की क्लासें हैं, फिजिक्स की है, कोई भी क्लासें आपको चाहिए होगी, हिंदी की, वो सारी की सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए अपन ने क्या देखा था कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, शुक्राणु जनन कोशिका है, इसके अंदर किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, कैसे कैसे होता है वो भी अपन ने डायग्राम बना के समझ लिया था। बट एक चीज़ ध्यान रखना, कितना स्पर्म बनता है एक, या यूँ कह सकती हूँ मैं कि एक इजेक्यूलेशन में, एक बार स्खलन के अंदर क्या होता है, स्खलन या इजेक्यूलेशन, जब संभोग की क्रिया समाप्त होती है या लास्ट स्टेज पे चलती है, तब जो पीनस होता है, पीनस से जो है वो क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। तो यूँ कह सकते हैं कि एक स्खलन के अंदर या एक जो स्खलन या इजेक्यूलेशन होती है, एक बार जो स्खलन की क्रिया होती है या इजेक्यूलेशन होती है, यानी स्पर्म निकालना बाहर, है ना, शरीर से बाहर स्पर्म को निकालना क्या कहलाता है, या फिर सीमन को निकालना स्खलन कहलाता है। तो उसमें कितने स्पर्म होते हैं, एक टाइम पे कितने स्पर्म शरीर से बाहर निकलते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है, 20 से 30 करोड़। कितने? 20 से 30 करोड़, या आप इसको और क्या लिख सकते हैं, 200 से 300 मिलियंस। 200 से 300 मिलियंस स्पर्म जो है वो एक बार में शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं एक स्पर्म की स्ट्रक्चर। एक स्पर्म की स्ट्रक्चर आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इसका बनाने के लिए आ सकती है कि इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, या एक आधे नंबर में इसमें से बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके बारे में आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ सकती है। तो थ्योरी में कुछ अलग सा लिखना नहीं होता है, जो यहाँ पे समझाया जाता है या जो डायग्राम के अंदर होता है वही आप लिख सकते हो। ठीक है, एक चीज़ मेरे पास और भी आई थी कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स में कुछ नहीं करना है आपको, जो यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ वो आप डायग्राम वगैरह आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। फिर उसके बाद में जो है नोट्स वैसे तो टेलीग्राम चैनल पर आपको दे रखे हैं, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेसन वाइज नोट्स मिल जाएंगे, बट फिर भी आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इन्हीं चीज़ों को जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। एनसीईआरटी बुक सामने रखो और उसमें से जो टॉपिक है कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी आपको, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में भी मिल जाएगी आपको, तो वहीं से आप उसको नोट्स बनाकर आप उतार सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम एक शुक्राणु की संरचना देख लेते हैं, एक स्पर्म की संरचना देख लेते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, शुक्राणु की संरचना में स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं, यानी कि शुक्राणु के अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, पहले मैं बना लेती हूँ। ये रहा एक शुक्राणु। ठीक है, एक स्पर्म की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी मिलेगी आपको, पूरी तो ऐसी नहीं मिलेगी, मैंने तो बस अभी मुझे बनानी है बड़ी सी कुछ खोल के, इसलिए मैंने थोड़ी सी चौड़ी बना दी है। आप अपने हिसाब से बुक में देख के अच्छी सी बना सकते हैं। ठीक है ना, रफली डायग्राम बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपको इसके 3 पार्ट दिखाई देंगे। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। इंग्लिश में हिंदी में बोले तो शीर्ष कह देंगे। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है, जैसे अपने अंदर हेड होता है ना, तो इसके अंदर भी हेड होता है, तो हेड हो गया। ठीक है,
इस बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं मिडल पीस, मिडल पीस या मध्य खंड, क्या कहेंगे, मध्य खंड या मिडल पीस, ठीक है। और लास्ट वाला जो ये पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, टेल या पूंछ, टेल या पूंछ, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है आपको जो दिख रहा है, ये जो है इसको अपन क्या कह देंगे, ग्रीवा या नेक, ग्रीवा या नेक, ठीक है। ये बीच में गर्दन, जैसे सेम अपने जैसे ही है, कुछ नहीं है, जैसे अपने अंदर हेड है, इनमें भी हेड है, ग्रीवा है, गर्दन है, इसमें भी ग्रीवा गर्दन है। बीच वाला मिडल पीस यानी ये यहाँ से जो कैविटी होती है अपनी, मिडल पीस, और ये पूंछ है। अब हमारे अंदर तो पूंछ है नहीं, हमारे अंदर तो क्या है, पैर है, बट इनके अंदर क्या होती है, एक पूंछ होती है। क्लियर है। अब देखो जो शीर्ष वाला पार्ट है यानी कि हेड वाला जो भाग है, इसके अंदर सबसे ऊपर की ओर अगर अपन यहाँ पर देखें, सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक टोपी जैसी संरचना दिखाई देने को मिलेगी। एक यहाँ पर आपको टोपी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और इस टोपी जैसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम, ठीक है। आपको सबसे ऊपर की ओर एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। इंग्लिश में भी यही कहेंगे, एक्रोसोम। हिंदी में आप इसे अग्रपिंडक कह सकते हैं, बट ये हार्ड पड़ जाएगा थोड़ा सा नाम, तो आप ये इजी है और अच्छा है क्वेश्चन, यही ज़्यादातर पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। कोई भी अगर बोर्ड एग्जाम में या फिर आपका आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर यही पूछा जाएगा कि एक्रोसोम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो एक्रोसोम ही शब्द लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या है और एक्रोसोम में होता क्या है, तो एक्रोसोम के अंदर जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम। नाम वाम याद नहीं रखने हैं, बहुत सारे जल अपघटनी एंजाइम हो सकते हैं। काम क्या है इसका, तो जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, अब निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड लेसन के अंदर, निषेचन बार बार पढ़ चुके हैं, और थर्ड लेसन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। तो ये जो है एक्रोसोम, ये क्या करेगा, अंडाणु के अंदर केंद्रक को प्रवेश करवाने में या अंडाणु को भेदने में ये सहायता करवाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे जल अपघटनी एंजाइम पड़े रहते हैं। अब इसके नीचे अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दीर्घीकृत जो है, इलोंगेटेड जिसे अपन कह सकते हैं, क्या पड़ा मिलेगा आपको, केंद्रक। क्या पड़ेगा, क्या मिलेगा आपको, केंद्रक या न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्रक या न्यूक्लियस मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते, अच्छा ये तो पूरा हो गया हेड, ये वाला पूरा हेड हो गया। अच्छा इसके ऊपर एक जो है, देखो ये शुक्राणु क्या है, शुक्राणु एक कोशिका है, ठीक है। जैसे कि अंडाणु एक कोशिका है वैसे ही शुक्राणु भी एक कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका है तो कोशिका के ऊपर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलेगी, एक झिल्ली भी मिलेगी, बट वो मैं बना नहीं रही हूँ, बहुत ज़्यादा घचपच हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं मिडिल पीस के अंदर या मध्य खंड में। तो मध्य खंड में कौन सी संरचना होगी, देखो आपको पता है कि जो शुक्राणु होता है वो गति कर सकता है, मोटाइल होता है यानी कि चल प्रकार का होता है, और वो जाता है अंडाणु के पास। अंडाणु के पास में कोई चलने की शक्ति नहीं होती, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चल के नहीं जा सकता, बट ये तो चल सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो इसकी पूंछ होती है वो गति करवाने में हेल्प करती है, उसी की वजह से उसकी गति होती है, मूवमेंट जो होती है वो पूंछ की वजह से होती है। बट आप ये भी जानते हो कि अगर इसे गति करनी है तो इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। और एनर्जी के लिए कौन सा, हम यूँ कह सकते हैं कोशिकांग काम में लिया जाता है, आप बताइए। अगर किसी को भी एनर्जी चाहिए तो उसमें कौन सा कोशिकांग काम में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ग्लूकोज बनाना है उसको, या यूँ कह सकते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो आपस में क्रिया करेंगे, वो दोनों तो चाहिए, बट उसके साथ साथ क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी संख्या में कुछ अलग अलग डिज़ाइन के अंदर, कुछ अलग सी डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पड़े रहेंगे, जैसे कि कुछ ऐसे,
ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऐसे डिजाइन के अंदर क्या मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे ऐसे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या करवाएंगे, एटीपी के रूप में ऊर्जा देंगे। ये क्या हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, कोशिका का शक्ति ग्रह। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट होती है इस प्रकार की, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है निबेन कर्ण। क्या कहा जाता है, निबेन कर्ण। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, हिंदी में भी इसे यूं ही लिख सकते हैं अपन, निबेन कर्ण। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आपको मिडिल पीस के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, कुछ ऐसे अलग से अरेंजमेंट में मिलेंगे, और इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, निबेन कर्ण। इस अरेंजमेंट को यहाँ पर क्या कहेंगे, निबेन कर्ण कहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ पे, टेल के अंदर। टेल में ऐसा क्या स्पेशल होता है भाई, देखो यहाँ पर आपको 2 सेंट्रियोल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 सेंट्रियोल मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, गर्दन के अंदर। भाई गर्दन है, कुछ तो काम होगा उसका। तो यहाँ पर आपको 2 सेंट्रियोल मिलेंगे। एक सेंट्रियोल जिसे हम क्या कह सकते हैं, देखो एक सेंट्रियोल जो कि हेड के पास में है, तो इसे हम कह सकते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, समीपस्थ के समीपस्थ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का मतलब क्या होता है, तारककाई। ठीक है, तो समीपस्थ तारककाई, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एंड जो दूर है, हेड से दूर है, इसे हम क्या कह सकते हैं, दूरस्थ तारककाई, दूरस्थ। ठीक है, या डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये वाला जो सेंट्रियोल है इसे हम क्या कहेंगे, दूरस्थ तारककाई, दूरस्थ तारककाई कह सकते हैं। ठीक है, या डिस्टल सेंट्रियोल भी कहा जा सकता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिस्टल सेंट्रियोल। अब ये जो दूरस्थ तारककाई है ये नीचे की ओर गति करेगा, यानी कि नीचे की ओर आएगा, ऐसे 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 आएगा। मिडल पीस से होता हुआ ये यहाँ पर क्या बना देगा, एक फ्लेजिला बना देगा। क्या बना देगा, एक फ्लेजिला बना देगा। फ्लेजिला को हम क्या कह सकते हैं, कशाभ। क्या कहेंगे, कशाभ या फ्लेजिला। देखो आपने ये देखा होगा कि जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे कि प्रोटिस्टा के अंदर आपने सूक्ष्म जीव देखे होंगे। जो मोनेरा होता है, मोनेरा के अंदर जीवाणु को रखा गया है, तो उसके अंदर भी आपको कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेगी। प्रोटिस्टा के अंदर भी ऐसी कुछ संरचना, प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के अंदर जो जीव होते हैं, जैसे यूग्लिनोइड है, उसमें यूग्लिना को रखा गया है। तो यूग्लिना को, या फिर आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि एक तो आपने ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी यूग्लिना की, सभी बच्चों ने देखी होगी। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, और यहाँ से एक इसका फ्लेजिला निकलता है, 2 फ्लेजिला निकलते हैं। और आपने एक पैरामीशियम की स्ट्रक्चर भी देखी होगी ऐसे, और उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं आपको देखने को मिली होगी। ठीक है, अब ये जो बड़ी वाली जो यूग्लिना की स्ट्रक्चर होती है इसे तो हम कहते हैं कशाभ या फ्लेजिला, और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है इसे हम कहते हैं पक्षमाभ, पक्षमाभ या सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया या पक्षमाभ। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो कशाभ और पक्षमाभ होते हैं ये दोनों ही क्या करवाते हैं, ये हेल्प करवाते हैं मूवमेंट में, यानी कि किसी भी जीव को चलने में ये सहायता करवाते हैं।
क्या करवाते हैं, चलने में ये सहायता करवाते हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे जीवों के अंदर ये भोजन को पकड़ने में भी हेल्प करवाते हैं। ठीक है, कशाप जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि पक्षमाप जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, अब मैं ये यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बताया है कि यहाँ से निकलता हुआ जो डिस्टल सेंट्रियोल है यानी दूरस्थ तारकाय जो है, यहाँ से वो दूरस्थ तारकाय जो है वो आगे बढ़ता है और एक किसका निर्माण कर देता है, फ्लेजिला का निर्माण कर देता है। अब याद कीजिए कि जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि अंडाशय के अंदर जो अंडाणु का निर्माण होता है वो अंडाणु फिम्बरी से होता हुआ, फिम्बरी कैच करती है उसे और वो कहाँ पर ले जाती है, जो उसकी जो नलिका थी यानी ओविडक्ट जो थी, उस ओविडक्ट के अंदर वो ले जाती है। ठीक है, अंडवाहिनी जिसे अपन कहते हैं या डिम्ब वाहिनी जिसे कहते हैं, बहुत सारे नाम है, उसके अंदर जो है वो अंडाणु जो होता है वो उसके अंदर जाता है। ठीक है, इस्थमस एम्पुला तक जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर आपको उस टाइम ये भी बताया था कि वहाँ पर जो अंडाणु होता है वो अंडाणु अचल प्रकार का होता है, यानी कि वो चल नहीं सकता है। तो फिर वो अंडाणु वहाँ तक फेलोपियन ट्यूब तक गया कैसे, तो मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब जैसे मान लीजिए ये है, तो वहाँ पर कुछ आपको स्ट्रक्चर ऐसी मिलेगी जो कहलाती है क्या, सीलिया। सीलिया होती है। ठीक है, वहाँ पर सीलिया की स्ट्रक्चर होती है, सीलिया, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिया क्या करते हैं, इस प्रकार से गति करते हैं। तो अंडाणु जो होता है ये क्या करेगा, इसको ऐसे ऐसे आगे की ओर ले जाएंगे, तो अंडाणु जो होगा वो आगे की ओर गति करेगा। तो वहाँ पर प्रेजेंट कौन थे, सीलिया, बट यहाँ पर कौन है प्रेजेंट, फ्लेजिला। तो और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फ्लेजिला प्रेजेंट तो है बट किसके अंदर है, शुक्राणु के अंदर ही है, यानी स्पर्म के अंदर ही है, स्पर्म की टेल के अंदर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फ्लेजिला क्या काम करेगा, शुक्राणु को गति करवाने का काम करेगा। हम कहते हैं ना कि शुक्राणु की पूंछ जो होती है उसकी गति करवाती है। तो गति पूंछ ये तो कुछ नहीं, ये तो कवर है एक तरह का। ठीक है, इसके अंदर जो ये फ्लेजिला है, ये फ्लेजिला इस तरह से घूमता है और फ्लेजिला की वजह से ही शुक्राणु जो है वो आगे की ओर गति करता है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या हो गई, किसकी हो गई, स्पर्म की स्ट्रक्चर है। तो आपको याद रखनी है स्पर्म की स्ट्रक्चर में क्या होता है। अब वापस अगर जिस बच्चे को भी समझ में नहीं आया है तो मैं वापस आपको एक बार समझा रही हूँ, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे हो सकता है कि किसी को समझ में ना आए, बट सेकंड टाइम पे एक बार वापस आप ध्यान से सुनेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। और फिर भी ना आए तो फिर आप वापस इसको थोड़ा पीछे लेकर वापस देख लेना एक बार। ठीक है, देखो पहले अपन ने क्या चीज़ पढ़ी कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला हेड, या जिसे अपन क्या कहते हैं, शीर्ष, जैसे अपने सर होता है वैसे ही। ठीक है, दूसरा होता है क्या, ग्रीवा या नेक। अच्छा, ग्रीवा या नेक जो है इसका मुख्य भाग नहीं है, तो आप इसको इसमें मत लिखो, दूसरे नंबर पर मत लिखो। ठीक है, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, 3 ही होते हैं ना। तो दूसरा वैसे पार्ट कौन सा हो गया, ग्रीवा या नेक। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या हो गया, मध्य खंड या मिडल पीस। ये बीच वाला पार्ट जो है वो मध्य खंड या मिडल पीस हो गया। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा हो गया, टेल या पूंछ। ठीक है, अब हेड की अगर अपन बात करें तो हेड में सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, क्या कि ऊपर की ओर एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। एंड एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, जल अपघटनी एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। और वो एंजाइम क्या करेंगे, जो अंडाणु होगा, अंडाणु की जो भित्ति होगी उसको तोड़ने में सहायता करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के नीचे जो है लंबवत या यूँ कह सकते हैं दीर्घीकृत, ठीक है, इलोंगेटेड जो है वो केंद्र पड़ा होता है, न्यूक्लियस होता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए कि ये केंद्रक या न्यूक्लियस जो है होगा वो 2n टाइप का होगा या n टाइप का होगा। फटाफट कमेंट करो कि ये n टाइप का होगा या 2n टाइप का होगा। तो आप सब पढ़ चुके हो, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आपने पढ़ लिया है कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, या यूँ कह सकते हैं कि जब स्पर्म बन जाता है, ठीक है, पहले समसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद में 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, और स्पर्मेटिड जब बनता है तो वो भी n टाइप का होता है। और जब स्पर्मेटिड ही n टाइप का है तो स्पर्मेटिड से जब किसका विकास हो जाता है, शुक्राणु का, तो शुक्राणु भी कौन से टाइप का होगा, n टाइप का होगा। यानी इसका न्यूक्लियस कौन से टाइप का होगा, n टाइप का होगा, केंद्रक n टाइप का। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23 होगी, यानी कि आधी होगी। क्लियर है। अब देखो ये एक्रोसोम कहाँ है, टॉप पार्ट पर है, सबसे ऊपर की ओर है। ठीक है,
दूसरी चीज अपने नेक के अंदर कुछ नहीं है, दो केंद्रक दिखेंगे, दो आपको सेंट्रियोल दिखेंगे यानी कि तारककाय दिखेंगे, ठीक है। एक दूर होता है, एक पास होता है। पास वाला जो है, पास किसके, हेड के पास में, ठीक है, ये एक पास में होता है, एक दूर होता है, जिसे डिस्टल तारककाय या डिस्टल सेंट्रियोल कह सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, बाद में इससे ही आगे जाकर क्या निकलेगी, एक फ्लेजिला निकलेगी जो पूंछ तक जाएगी और वही हेल्प करेगी मूवमेंट में। इसके बाद हमने मिडिल पीस के अंदर क्या देखा कि मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी यानी कि ऊर्जा देंगे। किसकी ऊर्जा देंगे, तो जो शुक्राणु है, शुक्राणु को गति करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ अजीब तरह से पड़े रहते हैं, ये देखिए आपको कुछ ऐसे ऐसे अजीब तरह से संरचना दिखाई दे रही होगी। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है या अरेंजमेंट है जो जिस तरह से पड़े हैं, इनको हम क्या कहते हैं, निबेन कर्ण कहते हैं। ये बहुत पहले जो है नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बट आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये टर्म नहीं दे रखी है, ठीक है। फिर आते हैं हम टेल के अंदर या पूंछ के अंदर। तो पूंछ में आपको पता ही है, अभी अभी बताया मैंने कि दूरस्थ तारककाय से किसका निर्माण होगा, फ्लेजिला का या कशाब का। और फ्लेजिला या कशाब का काम ही यही होता है, मेन या मुख्य काम ही यही होता है कि वो क्या करेगी, किसी भी संरचना को, किसी भी जीव को, किसी भी कोशिका को मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगी या फिर उसको गति करवाने में, या गति जो उसकी मूवमेंट होगी, कहीं पे भी उसको जाना है कैसे भी करके, तो वो क्या कौन करवाएगी, फ्लेजिला करवाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर अपन आगे पढ़ते हैं सीमेन के बारे में। ले लिया, चलो। अब बात करते हैं हम वीर्य की या सीमेन की। देखो वीर्य या सीमेन क्या होता है, जब जो है संभोग की क्रिया कंप्लीट हो जाती है या लास्ट टाइम पे, हम यूँ कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लास्ट टाइम में क्या होता है कि जो पेनिस होता है, ये पेनिस की ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है कि मूत्रमार्ग आता है, ठीक है, या यूरिथ्रा जिसे अपन कह सकते हैं। और यहीं से होकर हम कहते हैं बार बार कि स्पर्म या फिर जो यूरिन होता है वो दोनों ही यहीं से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, यूरिथ्रा या मूत्रमार्ग। वैसे ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक यूँ कह सकते हैं कि दूधिया एक लिक्विड बाहर निकलता है, इसी को हम कहते हैं सीमन। लास्ट स्टेज के अंदर जब संभोग की क्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक दूधिया या यूँ कह सकते हैं मिल्की लिक्विड बाहर निकलेगा। उस मिल्की लिक्विड को अपन क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं, ठीक है। अब ये सीमन का कंपोजिशन क्या है, इसका संगठन क्या है, इस सीमन के अंदर होता क्या क्या है। तो देखो अगर हम बात करें सीमन की, तो इसके अंदर जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं या स्पर्म जो होते हैं, शुक्राणु या स्पर्म जिसे अपन कहते हैं, वो कितने होते हैं, केवल यानी कि पूरे वीर्य का या पूरे सीमन का कितना टोटल, सिर्फ और सिर्फ 10% ही होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 10%। 10% क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं पूरे वीर्य का या सीमन का, ठीक है। दूसरा चीज, हमने कुछ ग्लैंड्स पढ़ी थी, 3 प्रकार की ग्रंथियां पढ़ी थी, याद कीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने 3 प्रकार की ग्रंथियां पढ़ी थी। पहली ग्रंथि जो थी वो कौन थी, शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल थी। दूसरी ग्रंथि जो थी वो प्रोस्टेट थी, ठीक है। और तीसरी जो ग्रंथि थी उसका नाम था बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्रंथि भी जिसे कहते हैं,
ठीक है। अब उसमें से जो शुक्राशय ग्रंथि हैं, शुक्राशय या इसी को अपन क्या कहते हैं, शुक्राशय ग्रंथि को सेमिनल वेसिकल कहते हैं। इस शुक्राशय ग्रंथि से जो भी लिक्विड आएगा, फ्लूइड आएगा, वो कितना होगा, टोटल सीमेन का 60%, 60%, यानी सबसे ज़्यादा सीमेन का पार्ट कौन बना रहा है, शुक्राशय से जो भी पदार्थ आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 60%, यानी इतना ज़्यादा पार्ट ये इसका बना रहा है। बचा कितना, 30%। तो आपको पता है कि 2 ग्रंथियां और बच गई है, कौन कौन सी, एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि और एक कौन सी है, काउपर, काउपर या इसी को अपन क्या कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो दोनों की जो सिक्रेशन होती है वो मिलाकर दोनों की सिक्रेशन कितनी होती है, केवल 30%। कितनी, वैसे केवल तो नहीं कह सकते क्योंकि इससे भी कम तो कौन है, स्पर्म है। जबकि आपको पता है कि स्पर्म की संख्या कितनी होती है, अभी बताई थी मैंने, 20 से 30 करोड़। ठीक है, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप सीमन को देखोगे, अगर नेकेड आईज से अपन देखते हैं तो उसके अंदर कोई अपने को शुक्राणु तैरते हुए दिखाई नहीं देते, बिकॉज वो बहुत छोटी छोटी सी कोशिकाएं हैं, बहुत छोटी सेल्स है। एक कोशिकी है तो बहुत छोटी होती है तो हमें दिखाई नहीं देती है, बट फिर भी इनकी संख्या जो होती है आपको कितनी ध्यान रखनी है, मैंने बताई थी 20 से 30 करोड़ या 200 से आप कितना लिख सकते हो, 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियंस होते हैं ये। ठीक है, अब इनकी सब, आपने ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो कि आपको पता है कि जो चलो मैं इधर बना लेती हूँ, जो सीमन होता है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बाहर निकलता है और कैसे बनता है। तो आपने जैसे ये देखा था कि आपने जो है ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर आपको पता है कि वृषण है, वृषण के अंदर वृषण पालियाँ हैं। ठीक है, यहाँ से जो है, यहाँ से स्पर्म बाहर निकलेगा, यहाँ से भी स्पर्म बाहर निकलेगा और आगे जाकर आपको पता है वो किस में खुल जाता है, रेटिटेस्टिस के अंदर। रेटिटेस्टिस के बाद में ये जो स्पर्म, ओनली स्पर्म, अभी क्या नहीं बना है, सीमन नहीं बना है। ठीक है, तो स्पर्म जो है ये बाद में किस में जाएगा, वासा एफ्रिंशिया के अंदर, वासा एफ्रिंशिया के अंदर। फिर वासा एफ्रिंशिया के बाद में ये यहाँ पर किस में आ जाएगा, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस में या अधिवृषण में, और यहाँ पर इसकी क्या होगी, परिपक्वता आएगी, यानी कि ये पकने का मतलब क्या है कि ये परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, और इनके अंदर मोटिलिटी आ जाएगी, मतलब कि ये गतिशील हो जाएंगे। ठीक है, उसके क्योंकि यहीं पर स्टोर भी रखे जाते हैं और यहाँ पर इनकी मृत्यु भी होती है अगर बहुत ज़्यादा समय तक इनको रखा जाए, तो ये चीज़ें वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से क्या निकलेगी, वास डिफरेंस निकलेगी। ठीक है, वास डिफरेंस जो होती है आपको पता है कि उसके बाद में अपन ने क्या चीज़ें पढ़ी थी, वास डिफरेंस जो है वो घूम कर जाती है, घूम कर जाती है कहाँ से, जो यहाँ से मूत्र मार्ग आता है वहाँ से ये घूम कर निकलती है, और फिर बाद में ये जो है यहाँ पर क्या होती है बताओ, यहाँ पर 2 प्रकार की अभी अभी पढ़ी अपन ने, शुक्राशय ग्रंथियाँ होती है, और शुक्राशय ग्रंथियाँ प्लस यहाँ से शुक्राशय की एक वाहिनी निकलेगी और यहाँ से कौन आ जाएगी, ये वास डिफरेंस आ जाएगी, दोनों मिलेगी। ठीक है, फिर ये किसके अंदर खुल जाएगी, यूरिथ्रा के अंदर, मूत्र मार्ग के अंदर। मूत्र मार्ग के यहाँ पर जो है एक ग्रंथि होती है जिसे अपन प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ से तो कौन अपना सिक्रेशन डालेगी, शुक्राशय, और यहाँ से कौन डालेगा अपना सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड। और नीचे जब ये जाएगा तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 और ग्लैंड होती है जो बल्ब जैसी लिखती है आपको यहाँ पर। ठीक है, और इसको अपन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं, तो इसकी सिक्रेशन भी आएगी। और फिर ये जो है एक ओपनिंग द्वारा, यानी कि ये पूरी स्ट्रक्चर आपको पता है कि पीनस की है। ठीक है, और इसी के अंदर ये जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, सीमन जो है अब बाहर निकल जाएगा। तो इस सीमन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपको पता है, शुक्राणु भी है, शुक्राशय से जो पदार्थ निकला है वो भी है, प्रोस्टेट और काउपर ग्रंथि से जो सिक्रेशन निकला है वो भी है। ठीक है, इसके अलावा भी और सिक्रेशन होती है क्या, अभी अभी जो मैंने ये संरचनाएं बताई है, जैसे कि इसके अंदर से जो यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर जो ये नलिकाएं होती है, इन नलिकाओं की सिक्रेशन भी होती है। ठीक है, रेटिटेस्टिस की,
यहाँ पे जो एपिडिडाइमिस होती है उसकी, वास इफ्रेंस की, वास इफ्रेंशिया की, वास डिफरेंस की, यहाँ की भी थोड़ी थोड़ी सिक्रेशन होती है। कितनी मात्रा में होती है, ये क्या लिक्विड होता है, वो अपने को याद नहीं रखना है। बस यहाँ की भी थोड़ी थोड़ी जो सहायक नलिकाएं हैं, सहायक नलिकाएं आपको पता है कौन कौन सी है ना, कौन कौन सी है, रेटिटेस्टिस है, ठीक है, फिर उसके बाद में वासा इफ्रेंशिया है, फिर उसके बाद में एपिडिडाइमिस है, फिर वास डिफरेंस है। तो ये सारी की सारी सहायक नलिकाएं होती है, तो इनकी भी सिक्रेशन इनके अंदर मिली होती है, किसमें, सीमन के अंदर। और सीमन फिर आपको पता है किस रास्ते से होकर बाहर निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना जो आज का मेन टॉपिक है, मेन तो वैसे ये भी है बट फिर भी जो बड़ा टॉपिक है हमारा oogenesis, या फिर जिसे अपन कहते हैं क्या, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलो, देखो, अच्छा एक चीज़ और, oogenesis की प्रक्रिया से पहले मैं कुछ और बताना भूल गई, वो भी बता देती हूँ कि जो स्पर्म बनते हैं, टोटल जो भी स्पर्म होते हैं, उनमें से याद रखें कि 60% जो स्पर्म हैं, 60% जो स्पर्म हैं वो कैसे होने चाहिए, अच्छी से शेप और साइज़ के, आकृति और जो उसका अमाप है अच्छी शेप और साइज़ के होने चाहिए। अगर किसी को फादर बनना है, पिता बनना है, तो उसके स्पर्म, टोटल स्पर्म में से 60% तो शेप एंड साइज़ के अंदर ही अच्छे होने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, किसमें, शेप और साइज में, आकार आकृति इनकी अच्छी होनी चाहिए 60% स्पर्म की। इनमें से भी टोटल में से जो 40% स्पर्म है वो कैसे होने चाहिए, उनकी गतिशीलता जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मोटिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। कितने, 40%, कम से कम 40%, ठीक है, इतनी तो होनी चाहिए, तब जाके कोई भी स्पर्म जो होगा वो किसी भी ओवम को, यानी अंडाणु को, जो शुक्राणु है वो अंडाणु को क्या कर पाएगा, निषेचित कर पाएगा, और निषेचन के बाद में एक बेबी जो है वो डेवलप हो पाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, क्या टॉपिक है, oogenesis या अंड जनन। अंड जनन या oogenesis। क्या होता है oogenesis या अंड जनन? तो आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है इसकी, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु भी कह सकते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि मादा युग्मक, बट किसमें, मादा में। ये तो वैसे ही पता है, अंडाणु तो मादा में ही बनेगा, वैसे इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मादा के अंदर अंडाणु या मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन या oogenesis कहलाती है, अंड जनन या oogenesis कहलाती है, ठीक है। यानी कि मादा के अंदर अंडाणु या मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, oogenesis कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। तो आप डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे कि शुक्र जनन में अपन ने क्या पढ़ा था कि नर के अंदर जो शुक्राणु बनता है उसके निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है, वैसे ही मादा के अंदर जो अंडाणु बनता है उसके निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे आप ये बताइए, आंसर कीजिए कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या शुरुआत जब होती है, यानी कि हम कहते हैं जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट होती है मेल के अंदर, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कब स्टार्ट होती है। अगर मेल के अंदर हम बात करें शुक्र जनन की यानी शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, तो कब होती है, किशोरावस्था के अंदर। याद करो क्या पढ़ाया था, किशोरावस्था के अंदर या प्यूबर्टी के अंदर।
और एज पूछ ली जाए तो लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में, यानी अपन 13 वर्ष लिख सकते हैं, यहाँ पे 13 ईयर्स 13 ईयर्स लिख सकते हैं। 13 वर्ष की उम्र में मेल के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसी क्रिया को अपन ने शुक्र जनन कहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था। लास्ट क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था। अब मुझे आपसे आंसर चाहिए, वैसे तो मैंने अभी नहीं बताया है, बट फिर भी किसी बच्चे को आइडिया हो कि oogenesis जो है या अंड जनन जो कि किस में हो रही है, मादा के अंदर हो रही है। ये प्रक्रिया किस में हो रही है, मादा के अंदर। तो ये प्रक्रिया मादा के अंदर कब से स्टार्ट होगी? मेल के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो 13 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाती है, यानी 13 साल के अंदर किशोरावस्था जब स्टार्ट होती है तब शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसी टाइम किशोरावस्था आती है। और उसी टाइम आपको पता है क्या होता है कि जो नर हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है, वो रिएक्ट करता है, उनके ऊपर एक्ट करता है, और एक्ट करने की वजह से या क्रिया करने की वजह से यहाँ पर ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। और वो हार्मोन कैसे कहाँ से आता है वो सब चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अंड जनन की प्रक्रिया मादा के अंदर कब स्टार्ट होगी? तो कुछ बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि मादा के अंदर फीमेल है, तो जो फीमेल है, फीमेल के अंदर भी तो किशोरावस्था आएगी, 12 से 13 वर्ष की उम्र में उसमें भी किशोरावस्था आएगी, तो उसमें भी उसी समय स्टार्ट होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं समझाती हूँ आपको कैसे कब क्या स्टार्ट होता है। ले लिया? देखो, जो फीमेल है, फीमेल के अंदर oogenesis जो है वो कब स्टार्ट होता है, या अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है? जब मान लीजिए ये एक कोई भी फीमेल है, ये एक कोई भी फीमेल है, ठीक है। ये फीमेल है, फीमेल के अंदर ये उसका गर्भाशय है, यानी ये यहाँ पर मान लीजिए ये इसका गर्भाशय है, ठीक है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ये कोई भी मम्मा है, ये फीमेल है और ये भी प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी के अंदर जो इसके अंदर जो बच्चा है, अभी वो बच्चा है, मान लीजिए वो भी फीमेल ही है, यानी कि वो फीमेल फीटस है। फीमेल फीटस का मतलब वो लड़की है, बच्ची है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, ये कौन है? फीमेल फीटस है, यानी कि कोई भी बच्ची है, ठीक है, मादा भ्रूण है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो है क्या होंगे? अंडाशय होंगे, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ कि oogenesis या अंड जनन की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो अंड जनन की प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट हो जाती है? जब बच्चा जो होता है माँ के गर्भाशय के अंदर होता है, माँ के वोम्ब में होता है, यूटेरस के अंदर होता है, तभी बच्चे के अंदर यानी कि फीमेल फीटस के अंदर क्या हो जाती है? अंड जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? मैंने क्या बताया आपको? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 13 साल का हो जाता है, जब किशोरावस्था आ जाती है, तब उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। लेकिन अगर एक फीमेल फीटस है या मादा जो बच्ची है, लड़की है, यानी कि फीमेल है, वो मादा भ्रूण है, जो अगर वो अगर मम्मा के शरीर के अंदर है, मम्मा के गर्भाशय के अंदर है, उसी टाइम इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? अंड जनन की या oogenesis की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। कैसे स्टार्ट होती है? चलो देखते हैं इसको। इससे पहले गला बहुत सूख रहा है, पानी पी लिया जाए थोड़ा। चलो
अब मैं आपको यहाँ पर एक ओवेरी बना के बता रही हूँ, यानी कि अंडाशय बना के बता रही हूँ। जैसे कि ये मान लो कि फीमेल फिटस का क्या है, अंडाशय है, यानी कि ओवेरी है। अब आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि अंडाशय का जो बीच वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, मेडुला। मेडुला या मध्यांश जिसे आप कह सकते हो। और इसमें कुछ नहीं होता है, काम कुछ नहीं होता है इसका। यहाँ पर क्या आती है, ब्लड वेसल्स आती है, ठीक है, जो रक्त को लाती है, ले जाती है, ब्लड वेसल्स आती है। तो ये वाला जो पार्ट है वो तो कौन सा हो गया, मेडुला। और ये वाला जो पार्ट है ये मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर, पढ़ा था हमने, कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। वैसे कोई बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के नहीं भी आया है पिछली क्लास से, तो भी इसमें उससे रिलेटेड तो कुछ है नहीं ऐसा। आपको बस याद रखना है कि जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है, अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं। और अंडाशय के अंदर अभी कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखो कि जो इसका बाहरी पार्ट है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो बीच वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, मेडुला। और आपसे मैं पूछूं, चलो जिसने पढ़ा है उससे मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जो अंदर का खाली पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ये पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, देखो इसके अंदर कुछ सेल्स दिखाई देगी यहाँ पर आपको, ऐसे पूरे के अंदर यहाँ पर आपको कुछ सेल्स दिखाई देगी। इन सेल्स को हम कहते हैं oogoneum। क्या कहते हैं, oogoneum। oogoneum। कुछ आपको यहाँ पर सेल्स पड़ी दिखाई देगी जिसे हम कहेंगे oogoneum, ठीक है। इसको अगर आप स्पेलिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, oogoneum हो गया। हिंदी मीडियम वाले भी oogoneum ही लिखेंगे। यहाँ पर oogoneum पढ़िए, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पढ़िए, oogoneum, ठीक है। अब क्या होता है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखनी है, oogoneum जो है वो क्या है, स्टेम सेल है। क्या है, स्टेम सेल। याद कीजिए मेल के अंदर जो जर्म सेल या स्टेम सेल थी उसका नाम अपन ने क्या पढ़ा था, जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करती है, स्टार्टिंग जहाँ से होती है उसे हमने क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोगोनियम कहा था। और स्पर्मेटोगोनियम को मैंने यहाँ पर स्टेम सेल इसलिए कहा था, मैं क्या सभी कहती हूँ, और मैंने रीज़न ये बताया था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा वो समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो ऐसे ही जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर भी क्या पड़ी है, कुछ स्टेम सेल्स पड़ी हैं और उसे हम oogoneum कह रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर ये स्टेम सेल है, तो स्टेम सेल का काम क्या होता है, या यूँ कह सकते हैं स्टेम सेल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये बहुत सारा समसूत्री विभाजन करेगी और समसूत्री विभाजन करके क्या करेगी, अपनी संख्या बढ़ा देगी। तो यहाँ पर ये क्या करेगी, पहली बार समसूत्री विभाजन, क्या करेगी, समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन की वजह से कुछ नई कोशिकाएं बनेगी, लो बना लो। यहाँ पर ये नई कोशिकाएं बन गई, ठीक है। ये समसूत्री विभाजन करेगी, बहुत सारी नई कोशिकाएं बना देगी। ये सब हो कहाँ रहा है, फिर से बता रही हूँ, याद रखना, ये सब मम्मी के गर्भाशय के अंदर जो बच्ची पल रही है उसी के अंदर हो रहा है, यानी कि बेबी अभी बाहर नहीं आई है, ठीक है। तो इसमें समसूत्री विभाजन से जो नई कोशिकाएं बनती है उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक, या इंग्लिश में इसे कहेंगे प्राइमरी oocyte। क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक कोशिका, ठीक है। प्राथमिक अंडक कोशिका के तो आप आगे लिख लो, कोशिका लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। यहाँ तक भी ये सारी क्रियाएं मम्मी के शरीर में, मम्मी के जो गर्भाशय है उसी के अंदर चल रही है, ठीक है। अब ये जो प्राथमिक अंडक हैं, अंडक कोशिकाएं हैं, इनके अंदर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन। क्या स्टार्ट हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन के भी 2 प्रकार होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन पहला
और अर्धसूत्री विभाजन दूसरा। और आप ये भी जानते हैं कि कोई भी विभाजन हो, चाहे समसूत्री हो चाहे अर्धसूत्री हो, उनके भी वापस टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है, इसके भी वापस टाइप्स होते हैं ना, प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन पहला होगा, ठीक है, मान लीजिए कि ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है, मान के लीजिए होता ही प्रथम ही है, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर पहला होता है, जैसे ही पहला स्टार्ट होता है तो अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की जो स्टार्टिंग होगी, अर्धसूत्री विभाजन पहला जो स्टार्ट हो गया है उसकी भी पहली अवस्था कौन सी आएगी, प्रोफेज अवस्था। और प्रोफेज भी आपको पता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप का हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप का हो जाएगा, क्योंकि ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम आता है और इसका भी कौन सा, प्रोफेज फर्स्ट, कौन सी अवस्था आती है, प्रोफेज फर्स्ट आता है, तब ये प्राथमिक अंडक कोशिका या प्राइमरी oocyte जो है आगे कोई विभाजन नहीं करेगी और यहाँ पर ये क्या होगी, ये रुक जाएगी। जैसे ही ये इसके अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आते ही ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, स्टॉप, इसको स्टॉप कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो अब प्राइमरी oocyte किसके अंदर प्रवेश कर दिया इसने, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जैसे ही ये आया था, अर्धसूत्री विभाजन पहले में फर्स्ट के अंदर जैसे ही आया था और उसकी भी प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में जैसे ही इसने ये प्रवेश किया था, वहाँ पर इसका विभाजन हो जाता है बंद, ठीक है, विभाजन क्या हो गया, बंद हो गया। अब यहाँ पर ये विभाजन बंद हो गया तो यहाँ पर ये क्या करेगी, ये जो प्राथमिक oocyte है या प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है, ये क्या करेगी, इस स्टोमा वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है कोर्टेक्स वाला पार्ट, यहाँ से कुछ कोशिकाओं को अपने चारों ओर जमा कर लेगी, ऐसे ये क्या करेगी, यहाँ से कुछ कोशिकाओं को अपने चारों ओर क्या कर लेगी, जमा कर लेगी, ठीक है। और इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, जो रेड रेड कलर की मैंने कोशिकाएं बनाई हैं, जिसको मुझे लिखने की जगह नहीं मिल रही है, इसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं, ठीक है। ग्रेनुलोसा कोशिकाएं कुछ नहीं, यहाँ के आसपास की कोशिकाओं को प्राथमिक oocyte ने क्या किया, अपने आसपास बुला दिया, चारों तरफ घेरा पंचायत कर ली इसने, यहाँ पे घेरा बना के बिठा दिया, तो इसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसा कोशिकाएं या ग्रेनुलोसा सेल्स या कणिकामय कोशिकाएं। हिंदी में ज़्यादा ही हिंदी में जाना चाहते हो तो फिर जाओ, कणिकामय कोशिकाएं कहेंगे इनको, ठीक है। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये जो आपको पूरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर बीच में क्या है, प्राइमरी oocyte है, बीच में तो क्या है, प्राइमरी oocyte है, और उसके चारों ओर कौन सी स्ट्रक्चर है या कौन सी कोशिकाएं हैं, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्राथमिक पुट्टक। क्या कहेंगे, प्राथमिक पुट्टक, प्राइमरी फॉलिकल। प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, जैसे ही प्राथमिक पुट्टक बनता है, जैसे ही तो नहीं, उसके एक दो दिन या थोड़े दिन तो लग ही जाते हैं। प्राथमिक पुट्टक जब तक बनता है तब तक बेबी जो है वो 9 मंथ की हो चुकी है, 9 मंथ की हो चुकी है, यानी कि 9 महीने उसके पूरे हो चुके हैं। अब क्या होगी, उस बेबी की डिलीवरी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक होने के बाद में बेबी की क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, क्लियर है। उसके आगे बताती हूँ, पहले एक बार इसको वापस रिवाइज करेंगे, क्योंकि बच्चे बोलेंगे अभी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम, एक बार वापस रिवाइज करवाओ, तो मैं रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा, कुछ नहीं है इतना खास। ये क्या है, अच्छा इसका तो नाम ही नहीं लिखा अपन ने, ये क्या है, अंडाशय है, ओवेरी है, पूरी की पूरी क्या है, ओवेरी है या अंडाशय है।
अंडाशय क्या जो बीच वाला जो पार्ट होता है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, बीच वाला जो मैंने ग्रीन के अंदर बनाया है जिसमें ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं, इस ग्रीन वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, मेडुला या मध्यांश कहा जाता है। इसके अलावा जो खाली जो साइड वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्लियर है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में बेबी के अंदर अगर वो फीमेल फिटस है तो ये फीमेल फिटस ही होगी, क्योंकि जो अंडाशय है वो मेल में थोड़ी होंगे, फीमेल के अंदर ही होंगे। वो कहाँ है अभी, बेबी कहाँ है अभी, मम्मा के गर्भाशय के अंदर है ना, मम्मा के शरीर के अंदर ही है, गर्भाशय के अंदर है। तो ये सारी क्रियाएं अभी गर्भाशय के अंदर चल रही है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, कुछ छोटी छोटी सी कोशिकाएं होती है पूरी में, उसे हम कहते हैं ऊगोनियम। क्या कहते हैं, ऊगोनियम। अब हिंदी मीडियम वाले कहेंगे ऊगोनियम को हिंदी में क्या कहते हैं, अरे ऊगोनियम ही लिखो आप, ठीक है ना। तो ऊगोनियम लिख सकते हो, उसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे। जैसे मैंने हिंदी में लिखा ना ऊगोनियम, तो ऊगोनियम ही लिखेंगे। इसे हम कहते हैं ऊगोनियम। ऊगोनियम जो है वो स्टेम सेल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पर्मेटोगोनियम थी, उसमें स्पर्मेटोगोनियम, इसमें ऊगोनियम। देखो नाम याद करना कितना आसान है। स्पर्म जो बनाती है वो स्पर्मेटोगोनियम, ओवम या एग जो बनाती है उसे ऊगोनियम, ठीक है। तो ये कैसी है, स्टेम सेल है। स्टेम सेल है तो मतलब ये क्या करेगी, अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगी। कैसे वृद्धि करेगी, समसूत्री विभाजन करके। तो ये समसूत्री विभाजन जब पहली बार करती है तो समसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनती है, ये मैंने यहाँ पर कुछ ब्लू कलर के अंदर जो कोशिकाएं बनाई हैं, तो समसूत्री विभाजन से जो ये कोशिकाएं बनाती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक अंडक कोशिका, ठीक है। या आप तो इसको छोड़ो, आप तो इंग्लिश में याद रखो, प्राइमरी oocyte। ऊगोनियम से क्या बना, प्राइमरी oocyte बन गया, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte में यहीं पर मम्मा के गर्भाशय के अंदर ही, इसके अंदर क्या हो जाता है, प्राइमरी oocyte के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के दो टाइप होते हैं, तो उसका जो अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का भी कौन सा, प्रोफेज, फर्स्ट फेज के अंदर ये क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। बट वहाँ जाकर अब उन कोशिकाओं में कुछ भी नहीं होगा, कोई आगे विभाजन नहीं होगा, वहाँ पर जाकर ये ठहर जाएगी, उस विभाजन में जाकर ये ठहर जाएगी, अब कोई विभाजन नहीं होगा। तो तब इस कंडीशन में जो प्राथमिक अंडक कोशिका या प्राइमरी oocyte है, ये करती क्या है, बैठी बैठी बोर हो रही है तो कुछ तो करेगी, बातें करने के लिए ये अपने आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को अपने चारों ओर क्या करती है, जमा कर लेती है, अपने चारों ओर घेरा बना के बैठा लेती है, ठीक है। अब आगे कोई विभाजन का काम नहीं कर रही है, बोर हो रही है, तो बातें करने के लिए इसने क्या कर दिया, अपने चारों ओर कुछ कोशिकाओं को बिठा दिया। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं, या आप क्या कह सकते हो, इसे कणिकामय कोशिकाएं कह सकते हो। ये कहाँ की कोशिकाएं, यही आसपास में पड़ी थी, इसी स्ट्रोमा की ही कोशिकाएं हैं ये, ठीक है। तो चारों ओर इसने जमा कर दिया और इसको हमने कहा ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं, या क्या कह सकते हैं, कणिकामय कोशिकाएं। तो बीच में तो कौन है, प्राथमिक अंडक कोशिका या प्राइमरी oocyte, चारों ओर कौन है, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं हैं। तो ये जो एक फूल जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो मैंने डिब्बे के अंदर बंद कर रखी है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पुट्टक कहते हैं या प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो ये क्रिया होती है तब तक बेबी 9 महीने की हो चुकी है और अब उसकी क्या होगी, डिलीवरी होगी, ठीक है। 9 महीने तक यहाँ तक यही क्रियाएं होती है और अब इसमें बच्ची में होगी क्या, बेबी की क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। प्रसव की क्रिया होगी, माँ के अंदर प्रसव की क्रिया होगी और बेबी जो है वो शरीर से बाहर आ जाएगी। आगे क्या होता है, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके आगे पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब मैं इधर ही कुछ आपको बता देती हूँ, यहीं पे बना के बता देती हूँ, आपको दिख जाएगा या नहीं दिखेगा, चलो मैं बना ही देती हूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ऐसा कुछ खास बड़ा सा डायग्राम है नहीं। अब मान लो कि माता का प्रसव की क्रिया हो जाती है, प्रसव या पार्चुरेशन जिसे अपन कहते हैं, प्रसव की क्रिया हो जाती है। प्रसव का मतलब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। बेबी जो है वो शरीर से बाहर आ जाएगा इस कंडीशन तक, क्लियर है।
अब प्रसव की क्रिया जब हो जाती है तो प्रसव से लेकर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, इन संरचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। प्रसव हो गया, अब उसके बाद में बेबी बड़ी हो रही है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, ठीक है, तब तक कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी का मतलब इन स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी अब कोई आगे विभाजन नहीं होगा। बट कुछ होता है, क्या होता है कि जब वो बेबी जो है वो 12 से 13 साल की हो जाती है, 12 से 13 साल की हो जाएगी, मतलब उसके अंदर क्या आ जाएगी, किशोरावस्था, प्यूबर्टी आ जाएगी। 12 से 13 साल का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या आ रही है, अब किशोरावस्था आ रही है, किशोरावस्था आ गई। तो यहाँ से यानी कि प्रसव से जब बेबी का बर्थ हुआ और वो 12 से 13 वर्ष की हुई, तब तक ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये करोड़ों की संख्या में होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं ओवरी में, प्रत्येक ओवरी में ये बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब ये बेबी का बर्थ हो जाता है और ये जो 12 से 13 साल की उम्र तक जब बेबी आ जाती है, तब इनकी संख्या कितनी हो जाती है, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा गला सूखने लग गया था। कितनी संख्या हो जाती है इनकी, 60 से 80 हज़ार 60 से 80 हज़ार संख्या रह जाती है। क्यों? क्योंकि प्रसव से लेकर 12 से 13 वर्ष की उम्र तक ये जो प्राथमिक पुट्टक होते हैं ये क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, डीजनरेट होने लग जाते हैं। लाखों की संख्या में इनकी संख्या होती है, करोड़ों में इनकी संख्या होती है, बट सबके सब कितने हो जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। और अभी कितने बचे हैं, जब बेबी 12 से 13 वर्ष की हो गई है तो अब कितने बचे हैं, केवल 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कुछ नहीं पढ़ा है, इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्या पढ़ा दिया, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ओगोनियम बना, समसूत्री विभाजन हुआ, प्राथमिक अंडक कोशिका या प्राइमरी oocyte बना, फिर वो जाकर अर्धसूत्री विभाजन में जब उसने प्रवेश किया या प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में उसने प्राइमरी अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में जब उसने प्रवेश किया ही था कि वो स्टॉप हो गया, रुक गया, अब कोई विभाजन नहीं होगा। फिर ये कोशिकाएं फालतू बैठी रहती है तो पंचायत भेड़ी कर देती है, इकट्ठी कर देती है ना। तो उन पंचायतों को, यानी कि जो आसपास की जो ये पंचायत है, ये कोशिकाएं हैं जो कि यहाँ की कोशिकाएं थी, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं कहते हैं। और जब ये कोशिकाओं का पूरा जो समूह है जिसके अंदर बीच में क्या है, प्राइमरी oocyte एंड आसपास में यानी कि चारों तरफ जो है वो क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, तो इनको हम सभी को एक साथ मिलाकर हम क्या कह देते हैं, प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल। बेबी का अब जन्म हो जाएगा, 9th मंथ की हो चुकी है, बेबी अब जन्म ले लेगी। तो जब इनके अंदर, मम्मी के अंदर प्रसव की क्रिया होगी, तब से लेकर 12 से 13 वर्ष की उम्र तक क्या होता है कि जितनी भी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, बहुत सारी करोड़ों में इनकी संख्या होती है, तो इन प्राइमरी फॉलिकल्स जो है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लग जाती है, यानी कि नष्ट होने लग जाती है। और लास्ट तक कितनी बचती है, 12 से 13 वर्ष की उम्र तक कितनी बचती है, 60 से 80 हज़ार तक ही इनकी संख्या बचती है, ठीक है। किशोरावस्था तक इनकी संख्या प्रत्येक ओवरी में 60 से 80 हज़ार तक बचती है, ठीक है। इसके आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में अपना ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बच्चे खुद ही बोर होने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक जो भी पढ़ा है हमने, आप एक बार रिवाइज करिएगा। और एक चीज़ मैंने एक और सोचा है, जैसे क्वेश्चन भी डाला गया था कि दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो किस हार्मोन की वजह से होती है, तो बच्चों ने आंसर भी अच्छे अच्छे किए हैं, आप सभी को आंसर उसका पता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा, और प्रोलैक्टिन हार्मोन तो उसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं और सोच रही हूँ कि जैसे आपको टॉपिक पढ़ाया जाए वैसे वैसे इसके क्वेश्चन में डालूंगी, ठीक है। और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर करना है, ताकि आपको पता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जब टॉपिक पढ़ाऊँ तो उनको अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका आंसर करना है, इससे आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में कुछ नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ी अपन ने, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है अपन ने, एक स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी है, सीमेन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने क्या स्टार्ट किया है, oogenesis स्टार्ट किया,
अंड निर्माण की प्रक्रिया जिसे अपन कहते हैं, और उसके अंदर किस प्रकार से कौन कौन सी संरचनाएं कैसे कैसे बदलती जाती है वो पढ़ा है। अभी तक हमने बेबी का बर्थ करवा दिया है, बेबी ने जन्म ले लिया है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में हो गई है, ठीक है। अब आगे बड़ी जब होगी तो आगे उसकी क्लास हम आगे लेंगे, ठीक है। आज क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच। इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बच्चे फिर आते हैं कहते हैं कि हमें तो वो पार्ट नहीं मिल रहा है, सेकंड पार्ट कब आएगा, थर्ड कब आएगा, आया हमें पता ही नहीं चला। अरे आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि फिर जब भी आपकी जो भी यूट्यूब पे क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। और उस नोटिफिकेशन पे आप जब क्लिक करोगे तो जो भी क्लास आई होगी वो आप देख सकते हो आराम से। तो जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, उसको आप एक बार क्लिक कर दो और वहाँ पे एक घंटे जैसी संरचना होगी तो उसको दबा दो और ऑल पे क्लियर कर देना, ठीक है, क्लिक कर देना, ठीक है ना। तो आपके पास जितनी भी क्लासें आएगी उस सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रोज़ हमारी क्लासें जो हैं वो कितनी बजे होती है, 6:30 बजे होती है। ये भी टाइम भी आपको ध्यान होना चाहिए, 6:30 बजे आकर आप क्लासें स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी पढ़ा रहे हैं कृपया उनको अच्छे से ध्यान से पढ़े। एनसीईआरटी की बुक की जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के पास कि हमारे पास एनसीईआरटी नहीं है, तो आप क्या करें कि जो आपका फ़ोन है, सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा ही जिससे आप क्लासें देख रहे हैं, तो उसमें आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी को आप एक बार डाउनलोड कीजिए। फिर क्या करना है कि जैसे मैं कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, उस टॉपिक को पहले वहाँ पर समझ लीजिए और इसको एक रफ कॉपी में, या जो भी आपकी फेयर कॉपी, रफ कॉपी में तो नहीं उतारना है, एक फेयर कॉपी लीजिए, उसको पहले उतार लीजिए। समझ लिया, उतार लिया। अब जो आपके मोबाइल के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, अगर रियल में नहीं हो तो आप बुक आपने जो भी उसके अंदर डाउनलोड कर रखी है एनसीईआरटी की बुक, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। पढ़ लिया, फिर आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज के अंदर आप इनके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और नहीं बनाना चाहते हो, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो फिर क्या करो, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम के अंदर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है। सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा पढ़ाई के अंदर तो आप बता सकते हैं। स्कूलें आपकी ओपन नहीं हो रही है, इतनी सारी हमने क्लासें ले ली हैं, और भी आगे से आगे मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जल्दी से जल्दी क्लासें आ जाए, ठीक है। कृपया करके ध्यान से चीज़ों को समझे, पढ़े और घर पे रहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ठीक है। स्कूल का हमें नहीं पता कि कब ओपन होगी, लेकिन अभी जो ये क्लासें चल रही हैं इनको कंटिन्यू देखें और इनको देखकर समझकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।